नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस लाइव में हम चर्चा करेंगे कि बिहार में आखिरकार जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो क्या बदहाल स्थिति में है या फिर खुशहाल स्थिति में है। तो इस बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान साहब जुड़े हुए हैं। आरजू साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। आरजू साहब, कल तेजस्वी साहब ने मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, उनको सीधे सीधे चैलेंज कर दिया है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर उनका कहना है कि बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमरा गई है। तो आखिर इस बात को कहने के पीछे क्या वजह है, जबकि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने पीएमसीएच जो है बड़ा शानदार उसका बिल्डिंग बिल्डिंग देखने को मिला था हम लोगों को, उसका उद्घाटन किया और स्वास्थ्य सुविधाएं, उनका कहना है या सरकार का दावा है कि मतलब बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं खासकर अगर पटना की बात करें तो काफी बेहतर हो गई हैं। तो फिर इस तरह का चैलेंज क्यों दिया आपके सुप्रीमो ने? देखिए, हम डेटा बेस्ड बातें करते हैं और डेटा के हिसाब से ही हम बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। इसमें कोई इफ और बेट होना भी नहीं चाहिए। देखिए, देश में ऐसा बिहार ही राज्य है 20 साल के एनडीए समर्थित सरकार में जहां सबसे ज्यादा अगर कहीं महिलाएं एनेमिक हैं तो वो बिहार प्रदेश है। सबसे ज्यादा 62% के करीब है। तो ये किसके शासन सत्ता में हो रहा है? ये बिहार के एनडीए समर्थित सरकार के अंदर हो रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर अंडरवेट बच्चा अगर कहीं सबसे ज्यादा अगर पैदा होता है, कुपोषण का अगर शिकार होता है तो वो बिहार प्रदेश है। और ये आंखों का खा जाना, पांव का खा जाना, चूहों का शराब लाखों हजार लीटर पी जाना, ये तो मतलब एक देश में उदाहरण बन चुका है। इतना शक्तिशाली चूहा है, इतना शक्तिशाली चूहा है कि जो आप लैब टेस्टिंग के लिए जो 50 ml जो 100 ml जो आप भेजते हैं शराब, जो कि 50 और 100 ml से हो जाएगा, वहां हजार लाख लीटर जो है शराब ये दर्शाया जाता है बिहार सरकार की फाइलों में कि चूहे पी गए। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उंगलियां कट खा जाना, किसी के एक आंखों का खा जाना, इस पे हम लोग कई बार डिबेट कर चुके हैं तमाम तमाम अलग अलग चैनलों पे। और फिर इस डेटा के हिसाब से हम बात करते हैं कि पूरे देश में नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई है कि सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में कई महिलाएं एनेमिक है, खून की कमी से मरती हैं, तो वो बिहार सरकार में। और सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट ये भी है, बच्चा अगर कुपोषण का शिकार होता है, सबसे ज्यादा कम वजन वाला अगर बच्चा पूरे देश में कहीं पैदा होता है तो वो बिहार प्रदेश में। तो इन तथ्यों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि भारत सरकार का डेटा कहता है और बिहार सरकार का डेटा कहता है, तो हम उन्हीं के डेटा को उन्हीं को साक्ष्य मानकर दिखाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम चैलेंज करते हैं कि आप आ जाइए। जहां तक रही आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव की बात, जब वो थे हेल्थ मिनिस्टर थे, लगभग 300 प्रोडक्ट जो दवाएं थे, मेडिसिन थी, वो मुहैया कराई जाती थी। लेकिन 500 प्लस करने का काम किया, 500 प्लस करने का काम किया। ये चीजें हुई लगातार। आपने एम्बुलेंस जो है मुहैया करवाया कि गांव से आदमी शहर तक जल्दी से जल्दी आ जाए, और हर जगह रेफरल हॉस्पिटल खुलवाने का काम किया। ये हमारी उपलब्धताएं हैं और इसीलिए हम सरकार को घेरते हैं और उनसे सवाल करते हैं, क्योंकि विपक्ष देश में प्रहरी होता है, आईना दिखाने नहीं का नहीं, काम आपकी करता है। आपकी बात ठीक है अर्जुन खान साहब, लेकिन सवाल ये भी है ना कि जी। अभी जो हम लोगों ने देखा पटना में पीएमसीएच का जिस तरह से कायाकल्प किया गया, तो ऐसे जो जहां तक चूहों की बात है तो वो एक अपवाद हो सकता है। खैर, हमारे साथ सुमित शशांक जी भी जुड़ गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए देखिए। धन्यवाद। जी जी, अर्जुन साहब कुछ कह रहे थे आप? जी अनूप जी, अगर आप अनूप भाई, कायाकल्प करके अगर डेटा को मिटाना चाहते हैं तो वो बात अलग है। हमने तो साफ कहा कि हम भारत सरकार और बिहार सरकार के डेटा पे बात करेंगे। ये कायाकल्प दिखा के बाहर से मॉडर्नाइज करके दिखाते हैं और अंदर से अगर दीवारें खोखली हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सुमित जी, इनकी बात का जवाब दीजिए कि आंकड़ों को अगर देखा जाए, भारत सरकार के आंकड़ों को, स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े जो जारी हुए हैं उसमें बिहार काफी पीछे है। हालांकि महिलाओं के एनीमिक होने की बात कह रहे हैं, और मुझे जहां तक पता है कि इस मामले में जहां मैं बैठा हूं इस वक्त लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में भी, तो एनीमिक होने के मामले में महिलाएं यहाँ भी पीछे नहीं है। इट्स ए कॉमन प्रॉब्लम विथ फीमेल पर्सन। तो फिर भी जो जो बात कह रहे हैं आरजू खान साहब वो काफी गंभीर है। क्या कहेंगे आप इनकी बात पर? देखिए अनूप भाई, आरजू खान जी मेरे अच्छे मित्र हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पार्टी को डिफेंड करें और विपक्ष से सवाल पूछें। लेकिन जहां तक
वो डाटा की बात होती है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आयुष्मान भारत योजना जो कि हमारी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम आपकी आवाज कट रही है, नहीं आ रही है। से, अनूप जी, हाँ। आवाज जा रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है। ये अनूप जी, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों लोगों को लाभान्वित करने का काम केंद्र की सरकार लगातार कर रही है, जिसके तहत आपको मैं बताना चाहूंगा कि 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रत्येक व्यक्ति को फ्री। देखिए, 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को फ्री है, और इसमें बहुत सारी सुविधाएं इंक्लूडेड होती हैं, खास करके प्री और पोस्ट केयर की भी बात होती है, तो वो भी देखने की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसको हॉस्पिटल ले जाने का खर्चा, यहाँ तक कि उसके ठीक होने के बाद उसको घर पहुंचाने का खर्चा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उससे जोड़ी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो बातें खास करके आरजू जी यहाँ कर रहे हैं, तो उनको ये भी समझ लेना है कि बिहार में उनके भी नेता स्वास्थ्य मंत्री के रूप में रहे थे, और स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में किस तरीके से आपने देखा कि बच्चे जो हैं वो भी मर रहे थे, और किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं नगण्य थी। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति स्वयं सत्ता में नहीं होता है, तो वो इस प्रकार की बातें करता है, भारत सरकार के डेटा के विषय में बात करता है, बिहार सरकार के डेटा के विषय में बात करता है, लेकिन उसी डेटा में जो अच्छी बातें होती हैं, कहाँ हम उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं, गुणात्मक वृद्धि कर रहे हैं, तो उस गुणात्मक वृद्धि पे ये चर्चा नहीं करते। हालांकि जिन चीजों की तरफ अगर अगर इनके बताई गई चीजें अगर सही है, तो हम अपने सरकार के माध्यम से उन चीजों को भी सुधार करने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से बिहार की जनता तो हमारी अपनी अपना अपने परिवार की तरह है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी समझना है कि तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री रहे, उसके पहले भी लालू जी भी बीमार रहे थे, उनके भी किडनी का इलाज हुआ था। तो कहीं ना कहीं बिहार के भी लोगों का इलाज अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत उनका भी किडनी ट्रांसप्लांट हो सके, इसलिए लगातार हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा चलिए, में हम काम कर रहे हैं। मान लिया सुमित जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 सालों में आप सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं, और आरजू खान साहब ने जो है वो उन पॉइंट्स पे उंगली रखी जहां पर ये आप भी समझ रहे हैं कि वहां सुधार की आवश्यकता है। तो जो अच्छा है वो उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए ना। वही तो बता रहा हूँ ना अर्जुन जी, ये अनूप जी, वही तो बता रहा हूँ। आईजीएमएस की जो सुविधाएं हैं वो किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, पीएमसीएच में किस प्रकार से सुविधाओं की वृद्धि हुई, आयुष्मान भारत योजना के तहत प्री और पोस्ट केयर किस तरीके से इंक्लूड किया गया। और कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है और उसको 5 लाख रुपए तक का पूरे परिवार को देने का काम हम लोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी समझना है ना कि किसी भी परिवार में रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, ठेला चलाने वाला व्यक्ति हो, या फिर मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो, किसी भी परिवार में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है इलाज के अभाव में, तो इससे ज्यादा दुखद तो और कुछ नहीं हो सकता। तो उन चीजों को कहीं ना कहीं मेकअप करने का काम और उन चीजों के लिए लगातार प्रयास हम कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हालांकि आपने देखा कि कुछ दिन पहले महिला संवाद यात्रा पे जा रहे थे, ये एनेमिक होने की बात कर रहे हैं, वहां जाकर लोगों के दुख दर्द तकलीफ को, माताओं बहनों के दुख दर्द तकलीफ को जानने की कोशिश कर रहे थे। और एक तरीके से इन्हीं के नेता कह रहे थे कि आंख सेकने जा रहा है। तो इस तरीके के अपशब्द भी तो इनको नहीं बोलने चाहिए, खास करके जब स्वास्थ्य सुविधाओं की बात होती है। तो ये समझना है, वर्तमान में जैसे आज कल किसी कारणवश मैं बीमार पड़ गया, तो इस तरीके से जब हम कभी बीमार होते हैं, तो जो तकलीफ हमें होती है वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति को होती है। तो मुझे लगता है कि बीमारी का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को बीमार व्यक्ति के साथ खड़े होना चाहिए। कोरोना जैसे महासंकट में इनके नेता गायब थे, एक भी डाटा इनके पास उपलब्ध नहीं है कि किसी गरीब को कुछ मुहैया कराया होगा, किसी गरीब के लिए कोई कैंप चलवाया होगा, किसी गरीब के लिए खड़े हुए होंगे। तो कोरोना काल में तो एक भी फोटो वायरल नहीं हुई थी, खिड़की का दरवाजा तक नहीं खुला था, रोशनदान तक नहीं खुला था। हमारे कार्यकर्ता जो है जमीनी स्तर पे काम कर रहे थे, मर रहे थे, क्योंकि लोगों तक अनाज और मूलभूत सुविधाएं पहुंचानी थी। तो ये राजनीतिकरण ना करे, कम से कम स्वास्थ्य सुविधाओं का। जी आरजू खान साहब, देखिए, आप कह रहे हैं सुमित शशांक जी कि आप लोग जो है इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो आप बताइए कि चलिए ठीक है, मान लिया महिलाएं एनीमिक हैं या बच्चे थोड़ा कम वेट के हो रहे हैं, बावजूद इसके आपको नहीं लगता कि पिछले 10 सालों में जो है कम से कम बिहार में कुछ स्थिति तो सुधरी है? अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, हमारे घर में भी, हमारे परिवार में भी कुछ लोग हैं, डॉक्टर हैं कई जगह पे,
तो आपका क्या कहना है कि मतलब पिछले कुछ सालों में काम ही नहीं हुआ? अगर काम नहीं हुआ तो फिर अगले 10 सालों के लिए आपके पास रोड मैप क्या है? अगर खासकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ये भी बता दीजिए। देखिए सुमित शशांक जी मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन करें क्या, बुरे संगत पार्टियों में हैं। कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलना अब इनको आ गया है। मेरे मित्र हैं लेकिन कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि एनएमसीएच के अंदर किस तरीके से लाइट चली जाती है और वहां के डॉक्टर जो है अपना मोबाइल का टॉर्च जला के ऑपरेशन करते हैं। ये पूरे देश ने देखा। अभी अभी 2 हफ्ते पहले एक बाप अपने बेटे को, 9 साल के बच्चे को अपने कांधे पे लेके दर दर भटकता है उसको एडमिट करवाने के लिए, और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसी तरह वो लेके बाहर निकलता है। तो अगर आप कहें कि इस पे हम सवाल ना करें तो आखिर में हम करें क्या? विपक्ष का दायित्व क्या होता है? आपने आयुष्मान का बात किया, आयुष्मान के अंदर आप क्या, जो पहले 6% जो इंक्लूडेड जो जीएसटी होता था, आपने 6 से 18, 18 से 22% कर दिया। और सबसे ज्यादा पूरे देश में अगर किसी को महंगी दवाइयां खरीदने को अगर दंश कोई झेल रहा है तो वो देश की जनता है। तो आप इसके बारे में भी बताइए। आप ये भी बताइए कि अंशुमान के तहत जो आपने 50% पे जो दवाएं जो देने की बात की है, वो अदर कंपनियों से उसकी एमआरपी होती है वो 4 गुना ज्यादा होती है। जो जेनरिक आप जो देते हैं 50 से 70% जो छूट देते हैं, उसकी भी एमआरपी जो स्वास्थ्य केंद्रों पे जो अवेलेबल होती है, वो अन्य दवाओं से जो मार्केटिंग जो होती है, जिसके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते हैं, उससे 4 गुना ज्यादा होती है। तो आप किस तरीके से 4 गुना ज्यादा करके आयुष्मान के तहत या फिर जेनरिक मेडिसिन के तहत आप उनको 4 गुना रेट पे 50% करते हैं, मामला वही हो जाता है। लेकिन तो आरजू साहब, देखिए, आरजू साहब आपको टोक रहा हूं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र प्लानिंग के तहत जो है यूपी और बिहार हर जगह ये दुकानें खुली हुई है, जहां पर ज्यादातर दवाएं लोगों को मिल रही हैं और हाँ, और काफी कम दामों पर मिल रही हैं। इन्होंने आयुष्मान की बातें की तो मैंने आयुष्मान का इनको काउंटर किया। जन औषधि आपने कहा, मैं उसको मानता हूं, लेकिन जन औषधि तक कितने लोग पहुंचते हैं? चलिए अच्छी चीजें हैं, ये अच्छी पहल है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन आयुष्मान के तहत जो ये काम कह रहे हैं, 4 दिनों में जो आयुष्मान के तहत जो मिलता है ना, जो छूट, जो आदमियों को जो थोड़ी सी जो मिलती है कि नहीं, थोड़ा एनर्जी मिलता है कि वक्त मिल गया हमको, वो 4 दिनों के अंदर वो खत्म हो जाता है, वो स्वतंत्रता छिन जाती है। उसके बाद फिर उनको घर से ही, और आयुष्मान के अंदर जिन जिन चीजों का वेरिफिकेशन है कि ये चीजों पे मिलेगी, उस पे इलाज कहां हो पाता है? हकीकत तो ये भी है। और अगर हम इनको दिखाते हैं, बताते हैं 700 लोगों को जो 9 सालों से एनडीए समर्थित सरकार में जो डॉक्टर एनएमसीएच पीएचसीएच में सिर्फ अटेंडेंस भर दिया करते थे, वो आते नहीं थे, 700 लोगों को ऊपर कार्रवाई किया गया। किसके सरकार में? महागठबंधन की सरकार में, जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जब हेल्थ मिनिस्टर थे। और 300 से 500 से प्लस दवा उसका काम किया गया। रेफरल अस्पतालों का शिलान्यास हुआ, रेफरल अस्पतालें बढ़ी। रेफरल अस्पताल इसलिए किया गया कि आप पटना तक एम्बुलेंस के जरिए चले आए, वो हॉस्पिटल जो है वो रेफर कर दे। तो ये हमारी उपलब्धियां हैं। और आपकी उपलब्धियां अब क्या है? किसी पेशेंट का एबॉर्शन होता है मोबाइल के टॉर्च में, कोई बाप अपने बच्चे को कांधे पे लाद के पीएमसीएच का चक्कर लगाते रहता है, उसको बेड नहीं मुहैया होता है, और ये प्रतिदिन का ये काम है। और ये जो हेल्थ, ये हल्की चीजें नहीं है कि आप 20 साल से शासन सत्ता में हैं और पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर खून की कमी से महिलाएं अगर कहीं मृत्यु दर अगर ज्यादा है तो बिहार प्रदेश में है। अब आप इसको हल्का लेते हैं तो हम क्या कह सकते हैं? सबसे ज्यादा कुपोषण अगर बिहार में बच्चा है। आपकी सवाल का जवाब सुमित जी से ले लेते हैं। सुमित जी भाई, अब ये जब आए तो 500 दवाइयां मिलने लगी अस्पतालों में, आप 300 देते थे, रेफरल हॉस्पिटल इन्होंने खोल दिया, इसके अलावा बहुत कुछ किया इन्होंने। आप इसका डेटा एनालिसिस कर लीजिए कि जब तेजस्वी जी आए थे तो वो उस वक्त तक 300 दवाएं मिलती थी, उसके बाद 500 प्लस दवाई हुई कि नहीं? और मैं आपको चैलेंज करता हूं इस पे कि अगर मुझे कोई झूठा कहना साबित कर दे तो मैं मान लूंगा इस चीज को। तो इसका जवाब एम्बुलेंस की व्यवस्था बढ़ गई, 700 लोगों पे कार्रवाइयां हो गई, उन डॉक्टरों पे डॉक्टर आके अटेंडेंस लगाने लगे। और वो जो दवाओं का जो बिल नहीं लेते थे, वो अगर एक स्ट्रिप भी लेते थे तो उस दवा का बिल कटाते थे। ये होता था। बताइए सुमित जी बताइए, दवाइयां कम हो गई, आपको एम्बुलेंस कम हो गई। अनूप भाई, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका जवाब तो बनता ही है। सबसे पहले तो जन औषधि वाली जो बात है वो मैं बोलने वाला था। तो पूरे देश में, न केवल यूपी और बिहार के संदर्भ में,
पूरे देश में, दिल्ली में की भी बात कर लें अथवा देश के किसी भी कोने की बात कर लें, पूरे देश में मैंने देखा है कि जन औषधि केंद्र के माध्यम से, और बिहार में भी, जो गली मोहल्ले तक में जन औषधि केंद्र पहुंच चुका है, जहां लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। और इसके अलावा अगर ये बात करते हैं कि एनएमसीएच में टॉर्च जला करके इलाज में, मैं पूछना चाहता हूँ ना, क्या ये उस काल की भी तो कल्पना कर लेना जब लालटेन की रोशनी में भी इलाज नहीं संभव हो पाता। और कहीं ना कहीं पूरे बिहार में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो छोटे सेंटर्स हैं, जो छोटे हेल्थ सेंटर्स हैं स्थानीय स्तर पे, वहां डॉक्टर ही नगण्य हुआ करते थे। ये तो तेजस्वी यादव जी की 17 महीने की सरकार की भी बात है। इन्होंने हो सकता है कि एनएमसीएच में, पीएमसीएच में और आईजीएमएस में 700 डॉक्टर्स पे कार्रवाई कर दी, लेकिन उन डॉक्टर्स की क्या बात करें जहां जो बिहार के जो 243 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी है, उन कंस्टिट्यूएंसी में रहने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो नगण्य रहा करते थे तेजस्वी काल में। उस पर तो इन्होंने कभी भी चर्चा नहीं की। लेकिन मुझे लगता है कि आयुष्मान भारत योजना की जो बात ये कर रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना को डब्ल्यूएचओ के माध्यम से कहा गया है। डब्ल्यूएचओ के डीजी ने कहा कि दुनिया में सबसे अच्छी योजना लोगों के स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं लाभान्वित करने के लिए, और इतने बड़े स्केल पे चलने वाली जो योजना है, इससे ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना पूरी दुनिया में नहीं चली। पल्स पोलियो के बाद मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी योजना है जिसने पूरे दुनिया में, बिहार में और देश में लोगों को लाभान्वित करने का काम किया। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, जो जन सामान्य तबका है, वो सोचता था कि पटना जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे इलाज कराएंगे, अथवा सरकारी हॉस्पिटल के अलावा जिनको भी कहीं भी देश के किसी भी कोने में दिखाने की आवश्यकता होती थी, वो सोचते थे कि चीजों को किस तरीके से देखेंगे, या फिर जिनका जीवन जो है लंबी कतारों के कारण समाप्त हो जाता था, क्योंकि बीमारी तो इंतजार नहीं करती है। उस स्थिति में आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस महत्वाकांक्षी योजना ने किस तरीके से लोगों की जान बचाने का काम किया, प्रत्येक व्यक्ति, मुझे लगता है ना। और आपने ये भी देखा कि 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी इसमें कवर करने का काम किया गया। वृद्धावस्था में जो लोग चले जाते हैं, जो बरगद का पेड़ जिसने लोगों को सींचने का काम किया, उस बरगद के पेड़ को भी वृद्धावस्था में कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य के लिए भी हमने काम किया। तो इस पर तो बात होती नहीं है। अब ये बात करते हैं लोगों के इनेमिक होने की, तो उस पर भी मैं बता देता हूँ कि स्कूली शिक्षा में भी आपने देखा होगा कि जो हम मिड डे मील लोगों को दिया करते हैं, उस मिड डे मील से लेकर के आगे भी जब आप बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा पीडीएस सिस्टम है, उसमें भी चावल के अनाजों के साथ हमारा एक वो स्कीम है कि चावल के अनाज के साथ 100 के रेशियो में कुछ एक दाने जो होते हैं वो आयरन के भी दाने होते हैं, कहीं ना कहीं आयरन की भी गोलियां होती हैं। तो इस प्रकार की योजना भी लगातार हम केंद्र सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं वैसी बच्चियां जो कहीं जिनके शरीर में खून का अभाव था, उनको भी लाभान्वित करने के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ ये पूछना है कि तेजस्वी काल में जब वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, तो उन्होंने हो सकता है कि दिखाने के लिए पटना जैसे शहर में लोगों को सस्पेंड कर दिया। और सस्पेंशन क्यों? क्योंकि उगाही करनी थी, उगाही से बढ़ के तो कुछ करना नहीं था। लेकिन उनको समझा बुझा के उनसे काम लेना, ये एक नेता का काम होता है ना, कि ना कि एक व्यवस्था को समाप्त कर देना काम होता है। चलिए समय कम है, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने आयुष्मान कार्ड पे फोकस किया और उन्होंने भी आयुष्मान कार्ड की बात की, लेकिन मुझे लगता है, जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है सुमित जी और आरजू खान साहब, कि आयुष्मान कार्ड एक बेहतर विकल्प नहीं है। आयुष्मान कार्ड से हो सकता है फौरी तौर पर आपको राहत मिल जाए, लेकिन अगर मान लीजिए छपरा से या समस्तीपुर से या दरभंगा से कोई व्यक्ति आयुष्मान कार्ड लेके आता है पटना के मेदांता हॉस्पिटल में या पारस हॉस्पिटल में, उसका 5 लाख रुपए जो उसको मिलना है वो 4 दिन में वो बिल बन जाता है। समस्या इस बात की है, वही चीज मैं बता रहा था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप हो चाहे आपकी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, आप लोग एक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते जिसमें गरीब आदमी को सरकारी हॉस्पिटल से, पीएचसी से, सीएचसी से उसको लाभ मिल सके। 1 लाख पे एक डॉक्टर होता है साहब, वो भी डॉक्टर कभी छुट्टी चला गया तो कभी कहीं चला गया, तो कभी कुछ है कभी कुछ है। तो ऐसा इंतजाम क्यों नहीं आप लोग करते या करने की कोशिश करते, या कोई रोड मैप क्यों नहीं तैयार करते? आप चाहे एनडीए की सरकार बने और चाहे महागठबंधन की सरकार बने।
अनूप जी, बिहार में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि बिहार में एमबीबीएस डॉक्टर्स के अलावा भी आयुष डॉक्टर्स की बड़ी तादाद है, जिसको चलाने का काम नीमा के माध्यम से, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंटीग्रेटेड हेल्थ एसोसिएशन, जिसके तहत बिहार में लगभग 37,000 से चिकित्सक उपलब्ध हैं, जो लोग कहीं ना कहीं बिहार के प्रत्येक गली में, मोहल्ले में और बिहार के अन्य क्षेत्रों में बिहार के लोगों को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। और वैसे आयुष डॉक्टर्स को बिहार सरकार ने एक तो पहले एडहॉक बेसिस पे जो छोटे सेंटर्स हैं वहां रखने का काम किया, और उसके बाद उनको भी पूरी तरीके से, आपने देखा होगा कि सरकारी मानदेय पर वैसे लोगों को रख करके, और ग्रामीण क्षेत्रों को, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो सुदूरस्थ क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को भी, वहां रहने वाले लोगों को भी प्राथमिक इलाज के लिए, और मुझे लगता है कि जिस कारण से पटना जैसे सेंटर्स पे, पटना में जो आईजीएमएस और पीएमसीएच जैसे बड़े सेंटर्स हैं, यहाँ पर आने वाले लोगों की कमी देखनी चाहिए कि आने वाले लोगों में कितनी कमी हुई। पहले 17 महीने की सरकार में कितने लोगों का पलायन जो है, खास करके पलायन वर्ड यूज कर रहा हूं स्वास्थ्य के लेके, कि कितने लोगों का पलायन वहां से जो बिहार का केंद्र है वहां होता था इलाज कराने के लिए, और अब वर्तमान स्थिति में कितने लोग अपने जो लोकल सेंटर्स हैं वही इलाज करा पा रहे हैं। तो इसको कहीं ना कहीं देखने की बात है, और ये तुलनात्मक रूप से 17 महीने से काफी बेहतर, लगभग 2 से 3 गुना बेहतर वर्तमान परिदृश्य में बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी के काल में हो रहा है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को अपनी पीठ नहीं थपथपानी चाहिए। आरजू खान साहब से लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। इस पर उनसे भी हम जवाब लेना जरूर पसंद करते। बहरहाल ये स्थिति है बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं की, जहां पर दावे और प्रतिदावे हैं, लेकिन हकीकत इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि अभी भी बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आरजू साहब अगर मेरी बात सुन रहे हो तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।